हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। आई होप मेरी आवाज नहीं रहेगी तो ना। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार कल जितनी चीजें हमने पढ़ी थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मतलब कल तक जो क्लास हुई थी हमने हमारी, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर स्टार्ट करते से हमने इस चैप्टर में ये देखा कि बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर कुछ गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है। गैसेस में जो मेजर गैसेस हैं वो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन हो गई, और ऐसी सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर हमारा बना हुआ एटमॉस्फेयर। फिर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं, एक्सोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ये सारी लेयर्स हमने देखा। ठीक, और उन लेयर्स के क्या क्या काम होते हैं, कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती हैं, वो चीजें देखी। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमने देखा कि बेसिकली एयर क्या होती है। ठीक, तो एयर हमने देखा कि एयर क्या होती है। फिर हमने टेम्परेचर के बारे में जाना कि टेम्परेचर क्या होती है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझा कल वाली क्लास में। तो इतनी सारी चीजें हम बेसिकली कल तक हम पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे की चीज हमको पढ़नी है। लंबी सांस लो और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक, कल हम टाइप्स ऑफ विंड तक कर चुके थे। टाइप्स ऑफ विंड से आगे हमको करना है, मतलब टाइप्स ऑफ विंड क्या होती, किन किन टाइप्स की विंड्स होती हैं, उनसे आगे हमको करना है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ विंड की अगर बात करें तो तीन तरह की विंड्स होती हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ विंड की, तो टाइप्स ऑफ विंड में विंड तीन तरह की होती है। एक परमानेंट, एक सीजनल और एक लोकल। ये तीन तरह की विंड्स बेसिकली होती हैं। तीन तरह से हम विंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब विंड तो एक ही होती है, हवा तो एक ही होती है, लेकिन उसको हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह से ओरिजिनेट हो रही हैं, किस तरह से फ्लो कर रही हैं। उनके बेसिस पे हम विंड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहली होती है परमानेंट विंड। The trade winds, westerlies and easterlies, are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. ठीक, अब बात करते हैं परमानेंट विंड्स की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स मतलब ऐसी विंड्स जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती रहती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब कैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? जैसे मान क्या लो, ये हमारा अर्थ है। ठीक, अर्थ में बीच से एक लाइन गई हुई है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीच से एक लाइन गई हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक, इतना पता है। अर्थ के बीच से लाइन गई हुई है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। दोनों साइड उसके हैं पोल्स, एक ये पोल नॉर्थर्न पोल और एक साउदर्न पोल। ठीक, अब जो परमानेंट विंड्स होती हैं, तो परमानेंट विंड्स के बारे में हमने जाना कि ये परमानेंट विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो इन विंड्स की अगर फ्लो के डायरेक्शन की हम बात करें तो ये नॉर्दर्न पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं इस तरफ, और साउदर्न पोल से भी इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक, तो परमानेंट विंड्स के बारे में हमने दो चीजें जानी। सबसे पहले तो कि परमानेंट विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और अगर बात करें दूसरे पॉइंट की कि किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तो नॉर्दर्न पोल से इक्वेटर की तरफ और साउदर्न पोल से इक्वेटर की तरफ। मतलब अर्थ के किसी भी पार्ट से जो विंड्स होती हैं वो इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर है परमानेंट विंड्स के बारे में। अब बात करते हैं हम
सीजनल विंड्स के बारे में। These winds change their direction in different seasons. For example, monsoons in India. ठीक, सीजनल विंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग सीजन में क्या करती हैं ये, अलग अलग सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानसून्स क्या है, मानसून की तरह की विंड्स ही है, तो वो एक एग्जांपल हो गया सीजनल विंड्स की, जब मन करा तो इधर चल दिए, जब मन करा तो उधर चल दिए। ठीक, वो होती है सीजनल विंड्स। तीसरी और लास्ट टाइप की जो विंड्स होती हैं हमारी, वो होती हैं लोकल विंड्स। These blow only during a particular period of the day or year in a small areas. For example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains in India? It is called Lu. ठीक, तो फिर तीसरी आती है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं? लोकल विंड्स बेसिकली वो विंड्स होती हैं जो कि एक पूरे ईयर में या फिर एक डे में पर्टिकुलर रीजन में फ्लो करती हैं, उसको हम कहते हैं लोकल विंड्स। जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो जैसे जो कोस्ट के पास वाले एरियाज होते हैं, कोस्टल रीजन होते हैं, वहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं, तो उनको कहते हैं हम लोकल विंड्स। ठीक, तो ये तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है विंड्स के, जो हमने विंड को डिवाइड किया कि हाँ इस तरह की विंड होती है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नीचे एक साइक्लोन का दिया है, साइक्लोन नेचर्स परी। ठीक, तो साइक्लोन के बारे में दिया, इसको पढ़ लेना। ओडिशा में जो 2 साइक्लोन आए थे, जो मेजर साइक्लोन आए थे, जिसके चलते बहुत ज्यादा जनहानि हुई थी, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बारे में बेसिकली इसमें दिया हुआ है। इसको एक बार अपने एंड पे पढ़ लेना, कोई समझने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. ठीक, बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर देखो, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फीलिंग। जब तक ज्योग्राफी को फील नहीं करोगे ना, तब तक ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। ठीक, आओ फील करते हैं। मान लो ये कोई वाटर बॉडी है। ठीक, ये कोई वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी के ऊपर सूरज भी है। ठीक, सूरज चला, अब ये सूरज से इनको हीट मिल रही है। ठीक, तो जब हीट मिलती है तो इवेपोरेशन का फिनोमेना पड़ा है कि जब हीट मिलती है किसी भी वाटर बॉडी को, तो वो वाटर बॉडी जो होती है, उसका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है और वाटर वेपर फॉर्म करता है। तो ये ऊपर गई, ऊपर उठी और इन्होंने फॉर्म कर लिया वाटर वेपर। ये हीट हुई और हीट होकर इन्होंने वाटर वेपर फॉर्म कर लिया। यही वाटर वेपर जो बनता है, इसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। ठीक, इसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। जो वाटर वेपर किसी वाटर बॉडी से उठ के जो वाटर वेपर बनता है, उसी वाटर वेपर को हम कहते हैं मॉइस्चर। और यही मॉइस्चर जो एयर में बहुत ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट होता है, तो हम उसको कह देते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, नमी। ठीक, आंखों में नमी, बोलने में नहीं है। ठीक है, as the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. ठीक, क्या बताया गया है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है कि जब एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो वाटर वेपर को होल्ड करने की उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो वाटर वेपर को होल्ड करने की स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब वाटर वेपर होल्ड करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। ठीक, समझने वाला पॉइंट क्या है? समझने वाला पॉइंट ये है कि जिस भी दिन एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि कोई भी दिन जब बहुत ज्यादा वार्म होता है, कोई भी दिन बहुत ज्यादा हॉट होता है, जैसे गर्मियों के दिन जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर उसमें जो एयर होता है वो ज्यादा ह्यूमिड होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब चेक करना, अभी जरा अपने फोन्स में वेदर खोलना और वेदर में ह्यूमिडिटी चेक करना। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तुमको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी, और वही ह्यूमिडिटी तुम विंटर्स के टाइम में चेक करना, तुमको एयर क्वालिटी में ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलेगी। तो वही चीज है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब एयर बहुत ज्यादा वार्म होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जब एयर कोल्ड होती है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है।
ठीक, एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि जब गर्मियां होती हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन होता है, जिस दिन बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो क्लोथ जल्दी नहीं सूखते हैं, वो एग्जांपल दिया है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. ठीक, अब क्लाउडिंग की भी फिनोमेना तुमको बताई गई है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। इसी सेम एग्जांपल तुम समझो। ठीक, इसी सेम एग्जांपल कुछ बताता हूं मैं, एक मिनट। ठीक, मान लो कि वाटर बॉडी है, अब इस वाटर बॉडी से वाटर वेपर ऊपर उठा। ठीक, वाटर वेपर ऊपर उठा, तो हमने पिछले क्लासेस में देखा है कि जिस जिस तरह से हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, तो जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक, देखा है। तो अब ये वाटर वेपर ऊपर उठा, ऊपर मान लो ये वाटर वेपर उठ के यहाँ पहुंचा। ठीक, ग्राउंड लेवल से वाटर वेपर यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे इस वाटर वेपर का टेम्परेचर कम होगा, तो ये वाटर वेपर कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के चलते ये वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करना स्टार्ट करता है, यानी कि पानी की बूंदे फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। पहले वेपर फॉर्म में था, अब ये वापस से अपने फॉर्म को रिगेन करने लगता है और वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने लगता है। और जब यही वाटर ड्रॉपलेट एक बल्क में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस बल्क वाले मास को हम कहते हैं क्लाउड। ठीक, तो क्लाउडिंग की फिनोमेना समझ में आ गई कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। एक बार फिर समझा देता हूं। जब वाटर वेपर बनता है किसी वाटर बॉडी में, तो वो ऊपर उठता है। ठीक, ऊपर उठता है, ऊपर पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, वो वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होता है, वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है, और जब वही वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा एक जगह बल्क में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्लाउड्स का शेप ले लेते हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, ये पूरा प्रोसेस है किसका, क्लाउडिंग का। When these droplets of water, such water drop, एक मिनट, when these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. ठीक, और जब यही क्लाउड्स जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा, इनका जब वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जब ये एयर में होल्ड नहीं कर पाते हैं खुद को, तो फिर ये प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन के फॉर्म में वापस से ग्राउंड पे आ जाते हैं। Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement and to disturb it. ठीक, जेट प्लेन्स देखा है, जो फाइटर जेट्स होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो उनके पीछे से एक व्हाइट स्प्रे टाइप की निकल रही होती है। वो व्हाइट स्प्रे कुछ और नहीं होती है, उनके इंजन का मॉइस्चर ही होता है, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके चलते जो मॉइस्चर उनके इंजन से निकलता है वो कंडेंस नहीं होता है, और विंड डिस्टर्बेंस ना होने के, जिस टाइम पे विंड डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उस टाइम पे वो व्हाइट ट्रेल हमको विजिबल दिखती है। ठीक, विजिबल होती है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. ठीक, तो वही प्रेसिपिटेशन जब वाटर के फॉर्म में ग्राउंड पे पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेन। रेन वाटर जो होता है वो मेन सोर्स होता है किसका, वाटर का हमारे लिए। Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. ठीक, अब देखो यहाँ पे एक फिनोमेना समझाई गई है कि मान लो ये माउंटेन है। ठीक, ये माउंटेन है, अब इस माउंटेन पे ये पेड़ है। ठीक, इस माउंटेन पे ये पेड़ है, बारिश हुई बारिश हुई बारिश हुई बारिश हुई, जब बारिश हुई तो इन पेड़ों ने क्या किया, इन पेड़ों ने इस बारिश को अपने पास होल्ड कर लिया, अपने रूट्स के थ्रू होल्ड कर लिया। लेकिन मान लो कोई एक लालची आदमी आया कि मैं तो भाई जंगल से लकड़ियां काट के लेकर जाऊंगा और घर पे बेड बनाऊंगा, मस्त किस चीज को बनाऊंगा, बेड, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसने ये पेड़ काट दिए,
जब उसने पेड़ काट दिए तो हुआ क्या कि जब बारिश होगी तो ये बॉर्डर का फ्लो जो होगा, ये बॉर्डर का फ्लो नीचे आएगा, और जो ये नीचे वाले एरियाज होंगे उनमें फ्लड की सिचुएशंस डेवलप हो जाएंगी। ठीक, इसी तरह से मेजर जो फ्लड्स ओरिजिनेट होती हैं वो इसी कारण से होती है, क्योंकि हम पेड़ काट देते हैं और पेड़ क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जब हम पेड़ काट देते हैं तो वाटर होल्ड होता नहीं, इसके चलते बहुत सारे जो निचले एरियाज होते हैं उनमें हमको फ्लड्स देखने को मिलते हैं। ठीक, on the basis of mechanism there are three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall। ठीक, रेनफॉल तीन तरह के बताए गए हैं इसमें: orographic rainfall, cyclonic rainfall और convectional rainfall। तुम्हारे जानने की चीज नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला क्या होते हैं ये। ठीक, जाने दो, हटाओ इसको, बस इतना नाम जाने ना कि हाँ तीन तरह के होते हैं। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, it is more floods take place. ठीक, तो बताया गया है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अगर रेनफॉल कम हो रही है तो वो ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है, अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है तो वो फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ठीक, इसी के साथ एक और चैप्टर हमारा होता है खत्म। देखा, इसलिए मैं कहता हूँ टेंशन मत दिया करो, आराम से आएंगे, आराम से सिलेबस खत्म करके चले जाएंगे। ठीक, मत जाएंगे नहीं और नई चीजें प्लान करके। तो इसी के साथ अरे भाई एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, क्या ही गंदी राइटिंग है। चैप्टर 4 एंड। अब कल हम करेंगे इसकी NCERT देखना, NCERT टुमारो। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं अपना ध्यान रखो, बाय बाय।